हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कार्बन के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमसे यूं ही जुड़े रहिए, लगातार हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, सीएनजी के बारे में गलत कथन को छांटिए कि इसमें से गलत कौन सा है। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जी हाँ, ये तो सही है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। स्वतः जो प्रज्वलन ताप होता है इसका पेट्रोल से ज़्यादा होता है, ये भी करेक्ट है। समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है। कि भैया जो सीएनजी संग्रहण टैंक है उसका जो आयतन है वो एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में क्या होता है भैया, कम होता है। ये हल्का सा थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है इसमें। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है, जबकि जो एलपीजी होती है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एलपीजी का जो आयतन है वो कम पड़ जाता है, सीएनजी का तो ज़्यादा होता है। ओके, तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से इसका जो आयतन है वो कम हो गया, जबकि जो सीएनजी है उसका आयतन क्या हो जाएगा, आपके पास में ज़्यादा हो जाएगा। ओके, हमको क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित कीजिए। जो आपके सूची 1 है उसमें ईंधन गैसेस गिवन है, और इसके अलावा जो सूची 2 है उसमें आपके प्रमुख घटक अवेलेबल है। तो अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी का जो मेन सोर्स होता है वो आपके होता है मैथेन। तो फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास में मैथेन। ओके, इसमें 3rd। एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी में होता है आपके ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2nd। और इसके अलावा अगर हम कोल गैस की बात करते हैं तो कोल गैस में आपके होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में 4th। और अगर हम वाटर गैस की बात करते हैं तो वाटर गैस में आ जाएगा हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1st। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3rd आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। तो आपके आता है टेफ्लोन। ओके, टेफ्लोन। रेयन किस में काम आता है आपके, ये आपके संश्लेषित रेशम होता है। हम इसे संश्लेषित सिंथेटिक रेशम बोलते हैं। ओके, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आपके आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3rd। निम्न में से एक प्लास्टिक नहीं है, ये तो कॉमन सेंस बेस पे है, रबर नहीं है। ओके, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, ये आपके मेन मेड है, मतलब सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है। ठीक है, ये भी आपके बोला जाए तो ये आपके शरीर में बनता है। तो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबड़ इसका करेक्ट आंसर। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो आपको अभी 2-3 क्वेश्चन आपने पहले किया था, जो आइसोप्रीन है वो बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1st। ओके, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है, तो आपकी क्लोरोप्रीन से बनाया जाता है। ठीक है, अभी परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो ही नहीं रखे, या इसका हमारे पास में रिटर्न कोई कुछ भी नहीं है, तो टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कृत्रिम रबर ब्यूना एस के निर्माण में कौन से मिश्रण का बहुलीकरण किया जाता है, तो आपके ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन। ठीक है, ब्यूना एस। तो क्या हो जाएगा, ब्यूना, अगर मैं एस की बात करती हूँ तो ब्यूना से हो जाएगा ब्यूटाडाइरीन और एस से हो जाएगा स्टाइरीन। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है, तो आपके सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्च आपके प्लांट्स में बनता है, ये आपके किस में बनता है, ये एनिमल्स में बनता है, ये भी आपके एनिमल्स में बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है, तो आपके नायलॉन इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है, तो आपके हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन से बनते हैं।
ओके। पॉलीस्टाइरीन से, टेफ्लॉन से क्या बनते हैं आपके, न चिपकने वाले बर्तन बनते हैं, ठीक है, टेफ्लॉन से न चिपकने वाले बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपके हो जाएगा टेफ्लॉन। यस, सही युग्म को सुमेलित कीजिए, तो आपकी लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है। तो पीवीसी क्या होता है आपके पास में, ये आपके ताप सुगट्टे हैं जिन्हें हम गर्म करके नए साँचों में ढाल करके वापस हम यूज़ कर सकते हैं। बैकेलाइट क्या होता है आपके पास में, ताप दृढ़, ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, इनको हम वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं। वल्कनीकृत रबर, ये एक तरीके से क्या होता है, प्रत्यास्थ बहुलक, जिनको हम खींच सकते हैं, वापस ये अपनी शेप में आ जाएगा छोड़ने पर। नायलॉन 6 क्या होता है आपके पास में, ये फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा सेकंड। तो इसमें हम बोले तो पहले में सेकंड, इसमें बी में हो जाएगा फर्स्ट, सी में हो जाएगा आपके पास में फोर्थ, एंड डी में हो जाएगा आपके पास में थर्ड। 2 1 4 3, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है। देखो, कपास आपके नेचर से मिलता है, इसके अलावा रेशम आपके नेचर से मिलता है, जूट आप नेचर से आप ले सकते हो, रेयन आपके पास में हम क्या बोलते हैं इसको, सिंथेटिक हम इसको सिल्क बोलते हैं, ओके, सिंथेटिक सिल्क बोलते हैं रेयन को। नेक्स्ट हमारे पास, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशम का उपयोग किया जाता है, तो रेयन हो जाएगा, अभी हम करके आए हैं। क्वेश्चन है, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, तो जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। ये ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए हम इसको सुनहरे गोल्डन फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, गोल्डन फाइबर्स। पॉलीथीन बनता है, ठीक है, पॉलीथीन ईथिन एथिलीन, ठीक है, ये किससे बन जाएगा आपके, एथिलीन से बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये एथिलीन, या इसे हम ईथीन भी बोल सकते हैं, इथीन, एथेन भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी है एक, तो संघनन बहुलक में क्या होता है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट निकलता है, साथ में कोई ना कोई उत्पाद निकलता है, जबकि ऐसे बहुलक जिनमें साथ में कोई उत्पाद नहीं निकलते हैं, वो ऐसे कैसे जुड़ते हैं, उन्हें हम समबहुलक कहते हैं, ओके। विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक कौन सा है, आपके पीवीसी है। नायलॉन 6 को आप क्या बोलते हो, ठीक है, इसे हम रेशे बोलते हैं, रेशे बनाते हैं हम, ये आर्टिफिशियल रेशे है हमारे पास में। क्वेश्चन है, बहुलक यौगिक, इनमें से कौन सा बहुलक यौगिक है आपके पास में, पीवीसी इसका जवाब हो जाएगा। बाकी सब तो क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है, तो कोयले की खानों में हम विस्फोट करते हैं तो कौन सी गैस होती है आपके पास में, मीथेन गैस होती है, ठीक है। बेकेलाइट, फिनोल व अन्य किसका सहबहुलक है, तो आपके फॉर्मेल्डिहाइड का है ये आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री से है ये, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप ढंग से कर लीजिएगा। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का, ठीक है, सिलेन। कृत्रिम रेशे हैं आपके पास में, ये भी नायलॉन आपके सिंथेटिक है, टेरिलीन भी आपके सिंथेटिक है, रेयन भी आपके सिंथेटिक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है, साबुन के लिए सत्य नहीं है उसकी हम बात करना चाहते हैं। साबुन के एक अणु का जो सिरा होता है वो जल रोगी होता है, ठीक है, जल रोगी या जल रागी बोल सकते हैं, रोगी नहीं यहाँ पर, जल रागी कुछ इस तरीके से। ये तो आपकी है ना अट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आयंस से मिलकर के बना हुआ रहता है ये आपके, और ये आपके लॉन्ग कार्बन की चैन होती है। ये आपके हाइड्रोफिलिक होता है या जल रागी होता है, फिलिक मतलब जो प्यार करने वाला है, किसको, मतलब पानी को प्यार करने वाला। ये आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये आपके किसको, ये आपके पानी से डरेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला गंदगी से चिपक जाएगा और ये वाला पानी से चिपक जाएगा, और जैसे हम कपड़े को रिंस करते हैं, धोते हैं, तो ये वाला पार्ट से चिपक करके गंदगी छूट करके किस में जाती है, पानी में।
जब जल में घोले जाते हैं तो मिशेल बनाते हैं। उसके बाद में जब जैसे ही पूरा मिशेल बनता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में मिशेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे ही ये मिशेल बनता है तो हम क्या बोलेंगे भैया कि जब जल में घोलते हैं तो क्या बन जाएंगे, आपके पास में मिशेल बन जाएंगे। साबुन के मिशेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक है। जो साबुन के मिशेल बनते हैं वो क्या करते हैं भैया, कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक होते हैं। ये भी ठीक है हमारे पास में। नेक्स्ट है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट। सल्फोनेट तो डिटर्जेंट्स में आते हैं, ठीक है। ये आपके सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में करेक्ट आंसर है, मतलब ये इसके लिए इनकरेक्ट है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, एथेनॉल का। निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है, तो आपके सोडियम लॉरिल सल्फेट आपके एनायनिक मतलब नेगेटिव डिटर्जेंट है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अल्कोहल नहीं आएगा, मिट्टी का तेल भी नहीं आएगा। ग्लिसरीन और वसा, इसमें से आपके पास में वसा आएगा, और ग्लिसरीन तो आपके बाद में बनती है, ठीक है। साबुन बने बाद में उसके साथ में कौन बनता है, ग्लिसरीन बनती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, आपके सल्फोनेट होते हैं। साबुन के साथ के उत्पाद में सह उत्पादक है आपके ग्लिसरोल। अभी बताया मैंने कि ग्लिसरोल किसके साथ में बनता है, साबुन के साथ में ग्लिसरोल का निर्माण किया जाता है। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ओके, उस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये क्या कर देते हैं, पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, ठीक है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। कृत्रिम डिटर्जेंट है तो ये आपके सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में करेक्ट आंसर हो, ठीक है। सोडियम लवणों का ये जो वसा अम्ल होता है ये तो आपके साबुन बनाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो जल में जो हार्ड वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को, मतलब अगर हमने ये निकाल दिया तो मतलब पानी कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट, तो जल मृदुकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते, क्योंकि जल छूने में कठोर होता है, जी नहीं। कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जी नहीं। कठोर जल में तो कपड़े अच्छे से साफ ही नहीं होते, सफाई की प्रक्रिया बढ़ेगी कैसे। साबुन धूल के कणों पर जुड़ने की बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं, जिससे कपड़े आपके साफ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कठोर जल भारी होता है, ये गलत है, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2 होता है। ये क्या होता है, आपके POP होता है। ये आपके सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है, ठीक है। और NaSCO3 ये आपके पास में क्या होता है, बेकिंग सोडा, ओके। नायलॉन रेशे बने हुए होते हैं आपके पॉलीएमाइड बहुलक से बने हुए होते हैं। इनमें जो बंध होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके का बंध होता है, आपके इस बंध को हम बोलते हैं एमाइड बंध। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है, ये आ गया। नायलॉन 66 में कौन सा बंध होता है, आपके पास में एमाइड बंध, ठीक है। इसमें यही बात याद रखनी है कि नायलॉन 66 में आपको कौन सा बंध होता है, एमाइड बंध होता है। अक्रिय गैसें हैं ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, कैसे याद रखोगे आप, हे निकम्मे आगर कर 0 रन पर आउट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपके 1st, 2nd, 3rd, 4, इसका 4th आंसर हो जाएगा। निम्न में से अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है, अक्रिय गैसों का समूह है आपके पास में रेडोन, हीलियम और आर्गन, ठीक है। Rn, He और Ar। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, इसमें एक भी आंसर नहीं है, यहाँ पर एथीन आएगा, ठीक है।
तो आपके एथीन से आपके पॉलीथीन का संश्लेषण किया जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। ठीक है, गलत है ये। कौन सा कथन असत्य है? तो एथेनॉल कमरे के ताप पर एक द्रव होता है, ये सही है। एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में किया जाता है, ये भी सही है। एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में, ये तो दोनों ऑप्शन ही एक जैसे आ गए। ठीक है, तो एथेनॉल जल में आंशिक रूप से होता है, जी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास में असत्य है। आंशिक रूप से घुलनशील बोलता है ये, घुलनशील। तो एथेनॉल आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। ठीक है, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कितने सहसंयोजी बंध है। तो आप देखेंगे इसमें H, ये H और ये H, इस तरीके से यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजी बंध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अपमार्जक कैसे होते हैं? ये ना ही प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, ना ही ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ना ही ये दुर्बल और प्रबल अम्ल लवण होते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? ये संश्लेषित पदार्थ है। क्या है ये हमारे पास में? संश्लेषित पदार्थ हमारा राइट आंसर। अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कठोर जल के संपर्क में वे देते हैं आपके उदासीन विलयन देते हैं, ना ही अम्लीय देते हैं, ना ही क्षारीय देते हैं, ना ही ये अविलय रहते हैं। ठीक है, ये उदासीन विलयन आपको देते हैं। अपमार्जक किससे बने होते हैं? सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण से। ठीक है, अपमार्जक बने हुए रहते हैं। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल से बनता है? आपके डेक्रोन बनता है, इसे हम टेरिलीन भी कहते हैं। क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थैलिन सूचक रंग का क्या होता है? सूचक का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है क्षारीय माध्यम में, और अम्लीय में रंगहीन। साबुन के अणु में होता है आपके पास में एक तो जल रागी शीर्ष होता है और एक जल विरागी पूंछ होती है। मतलब पानी से प्रेम रखने वाला शीर्ष होता है और पानी से नफरत करने वाली एक पूंछ होती है, और ये पूंछ ही गंदगी की जाके जुड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है? इनमें से किसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा नहीं बढ़ती है? देखो, सीमेंट की भट्टियों से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऊर्जा उत्पादक उद्योग जो भी होते हैं हमारे पास में उससे बढ़ती है, वाहन निकास से आपके CO2 का अमाउंट बढ़ता है। एक आपके आंसर हो जाएगा इसमें ज्वालामुखी प्रस्फुटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा DDT का एक घटक नहीं है? कार्बन भी होता है, क्लोरीन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, LPG हवा से भारी है। ठीक है, यह LPG हवा से भारी है, ये कथन एकदम सत्य है। श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? आपके ऑक्सीजन को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चिप्स के फ्लक्स बैग में भरी जाती है? तो आपके हो जाएगा नाइट्रोजन गैस को हम भरते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है प्रोपेन। ठीक है, CnH2n+2 से आप लिखेंगे इसको। तो n का वैल्यू हमको कितना लेना है? 3। तो C3H2 × 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में? C3H8 हो जाएगा। तो हमारे पास में दिस आंसर इज करेक्ट। तो हमारे पास में इस तरीके से हमारे कार्बन के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आपके जो बीच में पॉलीमर के क्वेश्चंस आए थे, आप उनको देख करके घबराइएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप जितने क्वेश्चंस है बस वही आप हल्का सा लर्न कर लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।